हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। इसमें हम देखेंगे आज प्रश्न बैंक भौतिक विज्ञान की। इस भौतिक विज्ञान की प्रश्न बैंक में मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करवाऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपकी कोशिश करूंगा कि उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव्स हम सारे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। इस ब्लूप्रिंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बताए गए हैं कहाँ से आएंगे। तो इसको आप जरूर इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है सारे क्वेश्चंस, और ये प्रश्न बैंक भी इसी हिसाब से तैयार की गई है। फिर हम देखते हैं, ये जो पोर्शन है जो हटा दिया गया है उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पोर्शन आपका सिलेबस से हट चुका है, ठीक। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पहले से पता है। अब सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस। तो ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए ये जो है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1/एप्सिलॉन। 1/एप्सिलॉन गॉस का फॉर्मूला हमारे पास होता है फाई बराबर Q/एप्सिलॉन। उसके अकॉर्डिंग ये जब चार्ज की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन। ये आंसर हो गया हमारा। ई का मात्रक क्या होगा, तो इसका ई का मात्रक होगा c²/न्यूटन/मीटर²। इसका जो आंसर है मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशंस बताने में बहुत टाइम लगेगा, और आपको पूरी एक्सरसाइज में आपको फिजिक्स की इसमें बता दूंगा, आपका टाइम इससे बच जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होगा वो न्यूटन पर कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 6.25 × 10⁻18 होती है। विद्युत आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E, ये जो होगा सेकंड होगा इसका आंसर, फिफ्थ वाले का आंसर सेकंड होगा। फिर हम देखते हैं अगला सिक्स्थ, आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, तो देखिए आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, मैं आपको आवेश का एक फॉर्मूला बताता हूँ, Q = I/T। तो इसके अकॉर्डिंग जो आवेश का विमीय सूत्र होगा वो एम्पेयर/T यानी AT-1 होगा। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर थोड़ी सी I = Q/T होता है यहाँ, और इसके अकॉर्डिंग ये जो चार्ज का हमको निकालना है ये हमारा A × T, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आखिरी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सेकेंड यूनिट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो हमारा वोल्ट होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। पृथ्वी का विद्युत विभव होता है, अब देखिए पृथ्वी का विद्युत विभव जो होगा वो 0 होगा, ये कट गया, ठीक है। गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता का सूत्र, तो इसका जो धारिता का सूत्र होता है 4πε/r। ये जो है गोली चालक की धारिता का सूत्र है 4πε/r, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं फोर्थ, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु का स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है और 0 हो जाती है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही आप प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई कुचालक माध्यम डालेंगे तो वायु के बीच में कुचालक माध्यम डालने से उसकी जो चालकता होगी, उसकी संधारित्र जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या होता है। देखिए दो संधारित्र हैं, आपने श्रेणी क्रम में इनको जोड़ रखा है, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर आपने जोड़े हैं पैरेलल प्लेट, वो सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसका जो समान होगा वो आवेश समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश समान होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब यूनिट सेकंड पे जाते हैं। ये भी यूनिट सेकंड आ गई है अपनी ये, ठीक है। इसको देखेंगे आप, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। देखिए चालक में विद्युत प्रवाह होता है
मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह। ठीक है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तभी वहां पर क्या होता है, चालकता आती है, अदरवाइज चालकता नहीं आती। ठीक है, तो ये जो चालक में होता है वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन जो विद्युत अपघटन होते हैं उनमें आयंस की वजह से होती है चालकता, जो केमिस्ट्री में हमारा आता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अतिचालक पदार्थ की चालकता। अतिचालक पहले बोल दिया, तो अतिचालक की चालकता अनंत होगी। ठीक है, थर्ड वाले का जो हमारा आंसर होगा, दो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समान जो रहता है, जो धारा जो होती है हमारी समान होती है। एक तार को खींचकर उसका प्रतिरोध, उसकी तार को दोगुना कर दें अपन, इतना तार है पहले से कोई, उसको अपन दोगुना कर दें, इतना कर दें, तो उसकी जो चालक प्रतिरोध होगा वो 4 गुना हो जाता है। ठीक, इसका क्वेश्चन भी है एक। ओमीय प्रतिरोध है। अब देखिए ओमीय प्रतिरोध जो होता है वो कहाँ यूज होता है, संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और ट्रांजिस्टर, ये सब के सब अर्धचालक युक्तियां हैं। लेकिन तांबे का तार जो होगा, तांबे का जो तार होता है वो ओमीय प्रतिरोध को पालन करता है। ठीक, तो ये आंसर हमारा 4 सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा वो हमारा, क्योंकि देखिए धारा है आई, इसका एसआई मात्रक 10th में आया था, एम्पियर। ठीक, 10th क्लास से आपको याद रखना है अभी भी। ठीक है, फिर हम देखते हैं विद्युत प्रवणता का एसआई मात्रक। यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। इसका फॉर्मूला होता है V/m। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा वोल्ट पर मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट फिलअप है, विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है। जब विभव मापी संतुलन की स्थिति में होता है तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत क्यों होता है मैं बताता हूं, क्योंकि संतुलन की स्थिति में कोई भी करंट इससे फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो नहीं होता इसका मतलब प्रतिरोध कैसा हुआ है, अनंत, तभी यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। किरचॉफ का प्रथम नियम देखेंगे हम। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के आधार पर, देखिए तो किरचॉफ का प्रथम नियम हमारा आवेश संरक्षण के अकॉर्डिंग है। वो ये कहता है कि आवेश हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मीटर, किरचॉफ का द्वितीय नियम डैश के संरक्षण के आधार पर। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का है। पहला नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण का है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का है। ठीक, अब हम देखते हैं विद्युत मीटर सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए मीटर सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं विद्युत धारा डैश राशि है। विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अदिश राशि क्यों है, इसमें दिशा होती है, या तो इधर जाएगा करंट या फिर वायर में यहाँ जाएगा। फिर इसमें अदिश क्यों बोलते हैं इसको, इसका कारण यही है कि ये वेक्टर नियम को पालन नहीं करता। जो वेक्टर के जो नियम होते हैं ना, वेक्टर संयोजन के, उनका ये पालन नहीं करता, इसलिए ये अदिश राशि होगा। ठीक, अब हम देखते हैं अपना विद्युत धारा घनत्व, ये जरूर अपना सदिश राशि है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कौन अदिश है कौन सदिश है। अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, इनका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। यदि आपने इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका आगे का सॉल्यूशन दूंगा, और जो बाकी के आपके साइंस के वीडियोस होंगे वो मैं उसके चैनल का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। वेद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके चैनल है, उस पर आप देखेंगे सारे वीडियोस आपको साइंस के वहाँ पर मिलेंगे। यूनिट 3, अब देखिए यूनिट 3 जो है गतिमान आवेश का उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश दोनों चीजें उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फिर देखते हैं हम सेकंड, निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, उनके मध्य लगने वाला बल। अब जब एक ही दिशा में धारा बह रही है
तो उनके बीच में लगने वाला बल कैसा होता है, आकर्षक होता है। ठीक है, दो वायर हैं, एक ही दिशा में करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा। देखिए कण का जो पथ होगा वो सरल रेखीय होगा, यहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, इसका भी आपके लिए फॉर्मूला याद रखना है, m इंटू बी। जो बल आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होगा m, यानी किसी भी एक डाइपोल मूवमेंट, और चुंबकीय क्षेत्र यानी b। ये आपने सेकंड यूनिट में भी पढ़ रखा है, सॉरी फर्स्ट यूनिट में, वहां पर हम p इंटू बी करते हैं, p इंटू ई। ये जो p इंटू ई है, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर b बता रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E बता रहा है। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। इस तरीके से आपको बल आघूर्ण का फॉर्मूला mb लगाना है। फिर हम देखते हैं फिफ्थ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है। देखिए बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, जब कोई भी चीज आपके लिए लंबवत रखी होती है। तो लंबवत रखी होगी तब यहाँ पर आपका बल आघूर्ण अधिकतम होता है। ये बल जा रहा है और यहाँ पर कोई क्षेत्र लंबवत रखा है, तो ये इस पे बहुत ही तेज बल लगा सकती है। यदि ये ऐसा रखा होता 45, थोड़ा कम हो जाता, और अभी पैरेलल रखा होता ना तो बिल्कुल भी बल नहीं लगता, जीरो बल लगता। तो ये आपको देखना है। अब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा लॉरेंज बल। इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंज बल। तो आप लिख लीजिएगा, लॉरेंज बल का सूत्र पूछा है अगले बार में। तो लॉरेंज बल का सूत्र क्यू बी बी साइन थीटा, यहां पर आएगा क्यू बी बी साइन थीटा। इसका डेरिवेशन है, आपने पढ़ा होगा, तो क्यू बी बी साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है ये देख लेते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होगा, देखिए वोल्टमीटर है तो प्रतिरोध इसमें आपका अनंत आएगा। वोल्टमीटर को विभव नापना है, उससे करंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्रतिरोध इसमें अनंत होना चाहिए। ठीक, एमीटर के लिए करंट नापना है तो इसका अनंत होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए शून्य। फोर्थ वाले का आंसर होगा हमारा 0 यानी शून्य। ठीक, तो यह ध्यान रखेंगे आप फिलअप। इसके बाद किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने की समर्थ। अब ये जो आंसर है ये मुश्किल से मिला था बहुत, इसका आंसर रिटेंटिविटी है इंग्लिश में, लेकिन इसको हिंदी में हम बोलते हैं चुंबकशीलता या धारणशीलता। चुंबकशीलता, और उससे भी ज्यादा करेक्ट है धारणशीलता। तो आपको इसमें मैं बता रहा हूँ धारणशीलता कीजिए, रिटेंटिविटी का हिंदी में मीनिंग होता है धारणशीलता। ठीक, तो यही आपको करना है, गूगल पे भी यही मिला है हमको। ठीक, बाकी ये कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो धारणशीलता आपको करना है इसका। इसके बाद सही जोड़ी देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला। तो ये आपने टेस्ला मिल गया। चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो होगा am, ये जो होगा वो am सेकंड वाला का स्क्वायर। ठीक, फिर जो होगा वो होगा Tm a इनवर्स, ये चुंबकशीलता होता है Tm a इनवर्स, और ऐंठन नियतांक होता है अपना Nm रेडियन। ये आपको याद रखने हैं, यूनिट्स हैं ये सारे फॉर्मूले आपको, और यूनिट याद रखनी है। ठीक, फिर हम देखते हैं अपना, अब देखिए अति लघु प्रश्न आए हैं, ये हमको बाद में सॉल्व करना है। यूनिट 4 देख लेते हैं। सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब हुआ हो तो। अब हम यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में जो होगा वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। अब देखिए उसका प्रभाव किस चीज पे नहीं पड़ता, तो प्रतिरोध जो होता है ना कुंडली का, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, प्रतिरोध बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला देख लेते हैं हम, 100 प्रेरकत्व का मात्रक, 100 प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो होगा, फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है, वेबर होता है। ठीक है, तो ये भी आपका वेबर हो गया। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, देखिए भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है सभी में,
चाल मापने में भी करते हैं, रुद्रदोल बनाने में भी करते हैं, ब्रेक बनाने में भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो सभी में होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको लगाना है, मैं आपको लगा देता हूँ फिर से। इसका आंसर हेनरी है, इसका आंसर वेबर और इसका आंसर उपयोग सभी। फिफ्थ वाले के जो आंसर होगा वो ऊर्जा संरक्षण का नियम से है। ठीक, कुंडली की लंबाई में अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की संख्या दोगुनी कर दी जाए, फेरों की संख्या दोगुनी करें। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा, जो आंसर होगा वो 4 गुना बढ़कर आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 4 गुना ये। ठीक, अब रिक्त स्थान के हम देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय युक्तियों में डैश के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड पटलित बनाते हैं। यहाँ पर आंसर है भंवर धाराओं को। भंवर धाराएं आपने पढ़ा होगा, भंवर धाराएं होती हैं जो कि नुकसान पहुंचाती हैं करंट उपकरण को। तो भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर क्रोड को पटलित बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुपाती है। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको लिख लेना है पूरा। प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल रहा हूं मैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना है सेकंड में। 100 प्रेरकत्व किसी कुंडली के डैश की माप है। तो थर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, फिर से अगेन हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये आंसर फिर से हमारा होगा। ठीक, अब हम देखते हैं फोर्थ वाला। प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि ये हाथ से लिखना पड़ रहा है यहाँ पर, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा, अब ये यूनिट के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अध्याय 7 वो भी इसी यूनिट का है, इसको भी देख लेते हैं। संधारित्र अपने से गुजर जाने देता है। देखिए संधारित्र का जो है ना वो अर्धपारगम बिजली जैसा काम है, सिर्फ एसी को जाने देता है, ये सिर्फ एसी को जाने देता है बस, और किसी करंट को नहीं जाने देता। प्रतिघात का मात्रक जो प्रतिरोध का मात्रक है वही ओम। भारत में घरों को दी जाने वाली बिजली जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 50 हर्ट्ज। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो राशि है, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की राशि बढ़ती है वो है धारा। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है धारा को बढ़ा देना या फिर धारा को कम करना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर धारा बढ़ाता है और जो अपचाई ट्रांसफार्मर वो कम करता है। ठीक है, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य जो कलांतर होता है वो होता है π/2। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आपको हर एक ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। बस पेशेंस के साथ इसको देखते रहिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप सेव कर सकते हैं इसको। ठीक, मैं फालतू के इसलिए सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, आपको याद है सब चीज़ें, सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान और IMS के संबंध। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो I/RMS बराबर I/√2, ये आंसर होगा। I/RMS बराबर I/0/√2। ठीक है, थर्ड, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में तुलना में, तो यहाँ पर आप देखिए कम होती है, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है ना उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमेशा कम होती है, और जो ज्यादा वाला होता है द्वितीय कुंडली उसमें ज्यादा होती है। तो आपने समझ में आ गया होगा इसमें क्या है, कम होती है हमेशा। ठीक है, आपको लगा देना है कम, बाकी मैं लिख दिए थे। अब हम देखते हैं अपना अगला यूनिट 5 सम्मिलित अध्याय। अब देखिए यूनिट 5 में 8 अध्याय अपना है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस तरंग की होती है, उसमें आंसर आएगा गामा रेज। ठीक, गामा जो रेज होती है उनकी सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, इसको आपको ध्यान रखना है।
इनकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में इसका आंसर हमारा ये होगा सेकंड। ओजोन मंडल आवेशित कण करता है, अवशोषित करता है, सॉरी, तो ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणों को। विद्युत चुम्बकीय तरंग में एक्स वेक्टर, अगर ये इसका आंसर होगा जेड। ठीक, इसका आंसर होगा अपना, देखिए इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया, असली आंसर 10⁻⁻7 है, जो यहाँ नहीं दिया। ऐसी कंडीशन में यदि आप 10⁻⁻6 लगाते हैं या 8 भी लगाते हैं तो भी आपका सही होता है। तो ये जो आंसर है वो यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर अभी के लिए आप याद रखिए 10⁻⁻7 आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते जिनमें कंफ्यूजन होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग, ये भी गामा रेज है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य था, अब सबसे अधिक आवृत्ति इसकी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग होगी। ठीक है, पराबैंगनी लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, किसके बनाएंगे? क्वार्ट्ज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्वार्ट्ज, थोड़ा गलत लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आप ऐसे लिख सकते हैं क्वार्ट्ज। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में आपको मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, कंफर्म कर लीजिएगा ये। ठीक है, ये क्वार्ट्ज है। इसके बाद जीवाणुनाशक के रूप में तरंग का उपयोग किया जाता है। देखो जीवाणुनाशक के रूप में यूवी रेस का उपयोग होता है, तो यूवी किरण आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिखेंगे पराबैंगनी किरणें, दोनों का मतलब एक ही है, पराबैंगनी किरणें आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्यों का परास। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य का परास जो होता है वो 1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक इसका परास होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं अगला यूनिट 6, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। यहाँ पर विवर्तन आएगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने को, अब देखो पतली फिल्म और रंगीन दिखाई दे रही, ये व्यतिकरण है। ठीक है, यहाँ व्यतिकरण आएगा सेकंड में। फिर हम देखते हैं थर्ड, तरंग संचरण के दौरान समान कला के दोलन करते बिंदुओं को पथ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा तरंगाग्र। फिर तरंगाग्र की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपने नहीं देखी हो पहले, तरंगाग्र। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे ये। अब हम देखते हैं बिंदु स्रोत से बनने वाले तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, बिंदु स्रोत से कैसे बनेगा? गोलीय तरंगाग्र बनता है। तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंगाग्र में वृद्धि को कहते हैं। यहां पर आएगा लाल विस्थापन आता है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? लाल विस्थापन। डोपलर प्रभाव के कारण होता है यहाँ पर दो प्रकार का, एक तो लाल और एक नीला, तो यहाँ पर आंसर हमारा लाल विस्थापन। ठीक, आगे हम देखें, फिर यूनिट खत्म हो गई ये वाली। तो अगली यूनिट 7 है, एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए, एक धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ये जो है वो देहली ऊर्जा कार्यफलन होती है। न्यूनतम ऊर्जा क्या बोलेंगे? देहली ऊर्जा या फिर कार्यफलन, एक ही बात है। या तो आप बोले देहली ऊर्जा या फिर कार्यफलन, दोनों सही होंगे। ठीक, फिर हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिव्यक्त करते हैं। कैसे करेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो आप बोल रहे हैं जूल, सॉरी यहाँ पर जूल कर देंगे यहाँ पर इसको, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आंसर हो जाएगा आपका जूल में। ठीक है, फोटोन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग बताइए। देखिए, फोटोन से संबंधित जो आंसर है इसका वो लैम्डा बराबर h/m c
या H अपॉन एम वी या H अपॉन पी, तीनों में आपको सही आंसर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो, बाकी आपको ये लिखना है फिलअप में तो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा लैम्डा बराबर H अपॉन एम सी। फिर ये बोलता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच अपॉन एच म्यू माइनस म्यू नॉट, इस तरीके से ये होगा, ठीक। ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत समीकरण। फिर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश की धारा का पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तीव्रता पर जो है ना, तीव्रता बढ़ाने पर ये जो धारा है वो बढ़ती है, तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ती है हमेशा, ठीक है। फिर दूसरा पूछ रहा है सिक्स्थ वाला जो पूछ रहा है कि आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होता है। तो आवृत्ति बढ़ाने पर धारा जो है स्थिर रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, स्थिर रहती है, ठीक। आपको लिखना है स्थिर रहती है, ठीक। फिर सेवेंथ में भी आंसर सेम होगा, स्थिर रहती है, तो इसका आंसर भी यही लिख लेना आप। 8 में फोटोन किसे कहते हैं। देखिए फोटोन क्या कहते हैं, ऊर्जा के बंडल को फोटोन कहते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसके बंडल को फोटोन कहते हैं। प्रकाश विद्युत सेल क्या है। देखिए प्रकाश विद्युत सेल क्या है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। तो आपको लिखना है, ये बोल रहा हूं मैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। अभी जोड़ियां देख लीजिए आप जल्दी से। प्लांक जो होगा, प्लांक का आंसर आएगा अपना जूल सेकेंड। दिल्ली आवृत्ति का जो आंसर होता है वो होता है हर्ज, क्योंकि आवृत्ति मतलब हर्ज। कार्यफलन होगा जूल और डी ब्रोगली होगा अपना मीटर। इस तरीके से आपको सारे लगाने हैं, ठीक है। अब यूनिट 8 आप देख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ए नॉट है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 2 पाई R2 बराबर 2 लैम्डा, 2 पाई R2 बराबर 2 लैम्डा। R के नीचे यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, 2 पाई R2 बराबर 2 लैम्डा, ठीक। सेकंड देखते हैं, रिडबर्ग नियतांक का सूत्र। देखिए रिडबर्ग नियतांक का सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, लैम्डा बराबर R 1/n1 माइनस 1/n2, ठीक। इन दोनों का स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताइए। देखिए नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। ये आंसर हो गया। फिर अगले का आंसर है बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश में आती है, श्रेणी लिखना है आपको। इसके बाद जो आंसर है वो परमाणु के स्थायित्व को समझाना, इसकी कमी बताना। मैं आपको 2 कमी बोलकर बता रहा हूँ, अब सुनिए। संरचना अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है, सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। तो इसका आंसर आपको बुक में ढूंढना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर होगा थॉमसन, लेकिन जो थॉमसन थे उन्होंने पहला परमाणु मॉडल दिया था, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का अध्ययन किया है। पहला मॉडल उन्होंने दिया था। फिर डाल्टन ने भी मॉडल दिया था वैसे तो, ठीक। तो आंसर 90% केस में डाल्टन ही होगा। आपको इसको चेक करना है, क्योंकि मैंने बुक्स में चेक किया था, ये आंसर वहाँ पर नहीं था, ठीक। तो आपको ये एज इट इज चेक करना है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में कभी भी, ठीक। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां बताइए, ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले परमाणु के स्थायित्व की समझाना, पहला तो ये हो गया, परमाणु के स्थायित्व को समझाना। दूसरा परमाणु में वर्णक्रम की स्पष्ट व्याख्या, वर्णक्रम यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वर्ण
क्रम। तो परमाणु में वर्ण क्रम की स्पष्ट व्याख्या दूसरा है, और परमाणु के स्थायित्व को समझाना पहला है। ठीक। रदरफोर्ड, अब हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा, इसकी न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका आंसर है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेश का गोलीय मेघ है? तो प्लम पुडिंग, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने दिया था ये मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, इजी आएगा यहाँ पर। और मॉडल PLUM, प्लम, PUDDING पुडिंग मॉडल, अच्छे से नहीं बना, स्माइल। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद मेजर कॉलम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग होगा हमारा NH/π। परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। रेडियोधर्मी नियतांक होता है मीटर इनवर्स, यहाँ पर इसकी इकाई दी है यहाँ पर। ठीक। लाइमन श्रेणी हमेशा आती है परावैंगनी में, बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश में, और पाषाण श्रेणी अवृत्त में। ठीक, ये होगा मेजर कॉलम। आखिरी यूनिट बची है, इसके ऑब्जेक्टिव और देख लीजिए। आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने आखिर तक इस वीडियो को देखा, आपके लिए थैंक यू। अब आखिरी यूनिट आप देखकर आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आपका पूरा फिजिक्स इसमें हो चुका है। केमिस्ट्री का भी मैंने सॉल्यूशन दिया है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिए और वहां से आप इसको पूरा केमिस्ट्री का भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। 0 के ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करता है? इसका आंसर कुचालक है, कुचालक के जैसे ही व्यवहार करता है। ठीक, कुचालक लिखना है आपको यहाँ। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश भाग। देखिए, बहुसंख्यक होते हैं होल होते हैं, और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है, होल और इलेक्ट्रॉन। ठीक। गेट के बुलियन व्यंजक बताइए। देखिए, नैंड गेट के लिए होता है A.B का बार। एलईडी का फुल फॉर्म बताना है, मैं आपको एलईडी का फुल फॉर्म बताता हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर ई आएगा। ठीक, लाइट एमिटिंग डायोड, ये आपको लिखना है। ये एक पीएन सन्नी डायोड होता है जो लाइट का उत्सर्जन करता है। सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो सार्वत्रिक गेट जो होते हैं वो अपने एंड और नॉट होते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आप कोई सा भी गेट बना सकते हैं। और एंड और नॉट, इनकी सहायता से आप कोई सी भी गेट बना सकते हो। ये जो है लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर इसके बाद जो आंसर है आपका सार्वत्रिक गेट कौन से, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें आप देखिए, जो नैंड गेट होता है और नॉर गेट जो होता है वो आपके सार्वत्रिक गेट होते हैं। जो पहले मैंने बताए थे वो बेसिक गेट है। कौन से गेट है? बेसिक। ये जो गेट है वो मैं बता रहा हूँ अभी, यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट होते हैं। तो इसका आंसर नैंड और नॉर आएगा। जो पहले मैंने बताया था वो बेसिक गेट है। यदि बेसिक गेट पूछता है, मूल गेट पूछता है, तो वो उसका आंसर होगा। ठीक, उसे पहले पढ़ते हैं हम, इसलिए वो आपको बता दिया था। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लेना। दृष्ट कार्य का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है? देखिए, दृष्ट कार्य का कार्य पीएन संधि डायोड करता है, पीएन संधि डायोड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैच द कॉलम इसकी। तो देखिए, नैंड गेट के लिए आपको मिलाना है A.B का बार, A.B का B बार। ठीक है, इसके बाद एंड गेट के लिए नॉर्मल A.B, नॉर गेट के लिए हम मिलाएंगे A+B का बार, और गेट के लिए A+B, और नॉट गेट के लिए A का बार। ठीक, इस तरीके से आपको मिलाना है। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हुई। वीडियो लंबा था, PDF आप देख सकते हैं, ओरिजिनल है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है पूरा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक भी आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।